पूरा एक महीना आप ही समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बताते बताते निकल गया। हमारा आईपीओ वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 159 टाइम्स। हमने टोटल मिला के 27 करोड़ मार्केटिंग पे खर्चा किया था। एंड दिस इज व्हाई एन ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर एग्जिस्ट। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका फाउंडर्स अनफिल्टर्ड के अगले एपिसोड के अंदर। और आज आपको ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। आज हमारे साथ ऐसे फाउंडर है जो कि अपनी कंपनी को आईपीओ तक लेके गए हैं और बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। तो जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय, माय नेम इज प्रशांत पिती। मैं को फाउंडर हूँ ईजमा ट्रिप का। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास and me and my brothers we started this company in year 2008. ग्रेट। तो कैसे शुरू किया था आपने? शुरुआत कैसे हुई थी? आइडिया कैसे आया था इसका? I was in the US. I was working for a bank in US. मेरे दो छोटे ब्रदर्स हैं, निशांत और रिकान। उन्होंने एक्चुअली कंपनी शुरू की थी बैक इन ईयर 2008 और 7-8 महीने बाद आई क्विट माई जॉब एंड मूव बैक टू इंडिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अलॉन्ग विद देम। तो कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? एक ट्रैवल एजेंट था। ही बेसिकली कॉन्ड अवर फादर और थोड़ा बहुत बेसिकली वी बोथ द ब्रदर्स फेल्ट बैड अबाउट इट और उन्होंने कहा हम खुद ही इस चीज़ में शुरू कर देते हैं एंड दे स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2008। तो क्या था उस टाइम, क्या हुआ था? स्टार्ट हमने ऐसे किया था कि ट्रैवल एजेंट, पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंट ने हमारे फादर को कॉन किया था एंड आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट बट ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी क्वाइट अ लॉट। So, there was some amount by which we felt we were conned, and both my younger brothers, they started a travel agency with the name of Duke Travel Agency in year 2007. तो हमने एक साल तक ड्यूक ट्रैवल एजेंसी रन करी। हमें ट्रैवल एजेंट्स की लाइफ के प्रॉब्लम समझ में आने लग गए कि ट्रैवल एजेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड देन वी स्टार्टेड ईजमा ट्रिप टू हेल्प ट्रैवल एजेंट्स डू बेटर बिजनेस। सो फ्रॉम 2008 till 2011 we ran ईजमा ट्रिप प्योरली टू हेल्प ट्रैवल एजेंट्स। उस टाइम रेगुलर कस्टमर्स ईजमा ट्रिप से टिकट नहीं बना सकता था। तो 2008 से 2011 तक ट्रैवल एजेंट्स आई केम बैक इन सितंबर 2008। तो हमने 2008 से 2011 तक लगभग 11-12 हज़ार ट्रैवल एजेंट्स कंसोलिडेट कर लिए थे जो ईजमा ट्रिप यूज कर रहा था। नाउ देयर वर प्राइमरली 2 बेनिफिट्स फॉर अ ट्रैवल एजेंट। बेनिफिट नंबर 1 विच वाज एट दैट टाइम जब हमारी खुद की ड्यूक ट्रैवल एजेंसी तब हमें ये रियलाइज हुआ इंडिया में उस टाइम 7-8 टाइप की एयरलाइंस आ चुकी थी और प्रॉब्लम ये होती थी कि इन ऑर्डर टू वर्क विद एन एयरलाइन यू हैव टू पुट मनी इन ईच एंड एवरी एयरलाइन और हर किसी से कमीशन में 2-3% ही आता था। तो हमने सोचा था हम क्यों नहीं एक ऐसी पोर्टल बनाए जिसपे सारे ट्रैवल एजेंट्स अपने टिकट्स बुक कर सके। तो उनको सिर्फ एक जगह ही पैसा डालना पड़ेगा, प्लस हम अगर उनसे काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट से बिजनेस कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कमीशंस मिलेगी। तो हम 1-2% अपने लिए रखेंगे, 5-6% ट्रैवल एजेंट को पास कर देंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। तो इन द मिडिल ऑफ 2011 हमारे पास में लगभग 400 करोड़ का बिजनेस होने लग गया था इन द फर्स्ट 3 years itself फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, तो वही ग्रॉस मार्जिन वही 2-3% के आसपास ही आ रहा था उस टाइम ग्रॉस मार्जिन 2-3%। ठीक है, तो ये फंड्स कहाँ से आ रहे थे? सीधा बिजनेस से क्रिएट होता जा रहा था सारा का सारा? करेक्ट। सो टू बी ऑनेस्ट वी स्टार्टेड विद अ वेरी मीगर अमाउंट। 5-6 लाख रुपए से हमने कंपनी शुरू करी थी। तो वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे 1। तो वो बेसिकली इनकर हो रहा था, वट एवर वी वर अर्निंग वी वर पुटिंग बैक इन द कंपनी और उसी के थ्रू कंपनी ग्रो होती गई। स्टार्टिंग में हमारे साथ थोड़ा लफड़ा भी हुआ। देयर वाज अ टाइम कि हम ऑलमोस्ट कंपनी बंद कर चुके थे। इन दी लेट पार्ट ऑफ 2008 एक ट्रैवल एजेंट ने फिर से हमारे साथ कॉन मार लिया। ही बेसिकली बुक्ड टिकट्स वर्थ 26 लाख रुपीज फ्रॉम आवर पोर्टल और उसने फेक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था। तो उस वजह से ओवरनाइट वी लॉस्ट 26 लाख ओवरनाइट और मतलब ये समझ लीजिए कि जितना पैसा लगाया था प्लस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का सब खत्म हो गया था। एंड एट दैट टाइम दिमाग में तो आया था कि यार ये सब बेकार काम है, अपना जॉब ही ठीक थी। बट थैंकफुली इंसैनिटी प्रिवेल्ड और हमने कंटिन्यू किया। तो एक बार आप तीनों की बैकग्राउंड बताओगे, आप जो को फाउंडर्स हो? श्योर। वेल आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। मैंने आईआईटी मद्रास करने के बाद में यूएस में 3-4 साल नौकरी की है। आई वॉज वर्किंग फॉर कपल ऑफ बैंक्स। पहले मैंने कैपिटल वन में काम किया था, फिर HSBC में। माई यंगर ब्रदर निशांत हु इज ऑल्सो को फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी, he has done his graduation from Delhi University and also has done his MBA और उसने स्टार्ट ही ये कंपनी इससे शुरू करी है जैसे ही इनफैक्ट ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ओनली द कंपनी वाज स्टार्टेड। एंड माय यंगेस्ट ब्रदर रिकांत, ही इज ऑल्सो को-फाउंडर and CEO of the company. He was in his engineering days. He was studying as an engineer. और तो निशांत in between his MBA and Rikant in between his engineering days started this company. तो basically दोनों छोटे भाइयों ने मिलके गुस्से में शुरू करी थी कंपनी कि इनको हम बताएंगे। बिल्कुल। करते करते IPO तक पहुंच गई कंपनी।
तो अब B2B ऑपरेट कर रहे हो, B2C भी आ गया? सो 2011 में हमने सोचा कि हम अपने आप को B2C कंपनी बना लेते हैं। सी, और ये इन द हाइंडसाइट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस कि हमने स्टार्ट B2C से नहीं किया था। अब हमारी कंपनी मोस्टली B2C कंपनी है, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि हमने B2B से शुरू किया था, क्योंकि पहले 3 साल हम अपने मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप यात्रा से कम्पीट कर ही नहीं रहे थे। तो हम अपना टेक्नोलॉजी बनाते गए, हम अपना ऑपरेशन सही करते गए, हम एयरलाइंस के साथ में रिलेशनशिप अच्छे करते गए। इस बेसिस पे 3 साल तक हमने अपने बिजनेस को कहीं पे लिया, और फिर हमारे लिए B2C स्विच मारना बहुत सिंपल था एट दैट टाइम। सो इन ईयर 2011 वी आल्सो स्टार्टेड B2C व्हिच इज easemytrip.com। उससे पहले सिर्फ agents.easemytrip.com था। फिर हमने easemytrip.com खोला, और कस्टमर जब आने लगे तो हमें रियलाइज हुआ कि कस्टमर्स को हमें कुछ अच्छी वैल्यू एड देनी पड़ेगी। तो एट दैट टाइम all our competitors who were deeply funded, they all were charging convenience fees. Now convenience fees basically is an additional amount जो लास्ट पेज पे ऐड होती है। तो हमने सोचा हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करेंगे, हमारे पास में ऑलरेडी एयरलाइन से कमीशन आ रही है, तो हमें कन्वीनियंस फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने डे 1 से कन्वीनियंस फीस नहीं चार्ज करी। और ये कन्वीनियंस फीस छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर 4 पैसेंजर जा रहे हैं तो इट्स 300 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1200 रुपए हो जाती है कन्वीनियंस फीस। 4 पैसेंजर जा और आ रहे हैं तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2400 रुपए हो जाती है कन्वीनियंस फीस। तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करेंगे कस्टमर से, और देखते हैं कहां तक गाड़ी जाती है। तो अवर इनिशियल यूजर्स बिकेम अवर इवेंजलिस्ट, जिन्होंने हमारी ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को बताई कि यार सीट तो वही है, एयरलाइन की सीट तो चेंज नहीं हो रही है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पेइंग एडिशनल 1200-2400 रुपीज टू एन XYZ कंपनी। तो अवर इनिशियल सेट ऑफ यूजर्स बिकेम अवर इवेंजलिस्ट। इनफैक्ट हमारी जो स्टोरी है ये बहुत अलग स्टोरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी नहीं समझ में आई थी। जब 2008 में मैं यूएस से इंडिया आया था तो आई मेट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टोल्ड देम कि हम ये करना चाह रहे हैं, बट एंड आई एग्री विद देयर थॉट प्रोसेस। दे हैड सम क्वेरीज कि हम इसे कैसे बना पाएंगे। पहला तो उनका कहा था कि अगर तुम B2C राउट जाओगे तो देयर इज ऑलरेडी मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप आता है, तुम्हें खा जाएंगे। दे ऑल आर बिग प्लेयर्स, सो देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर यू। और B2B इज अ डाइंग मार्केट, ट्रैवल एजेंट धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। तो वी कुड नॉट एक्चुअली कन्विंस देम कि हम B2B शुरू करेंगे और फिर B2C में स्विच मारेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। हमारा स्टार्टिंग से थॉट यही था। तो हम ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि B2B धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन अभी तो मार्केट बहुत बड़ी है। 80% ऑफ मार्केट इज B2B मार्केट। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बदलेगी हम भी बदल जाएंगे। बट यहाँ पे हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन स्टार्टिंग 2012 ऑनवर्ड जब हम B2C प्लेयर भी बन गए, देन वी गॉट अ लॉट ऑफ VCs टू अप्रोच अस, बट उसके बाद में हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम प्रॉफिटेबली ग्रो होते जा रहे थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी फंडिंग नहीं ली थी किसी से भी, जो पैसा आ रहा था उसको री इन्वेस्ट कर करके आप ग्रो करते जा रहे थे। तो ये IPO वाली सिचुएशन का भाई अब 2011 से 2019 तक का बताता हूँ। फ्रॉम 2011 टिल 2015 हमारा B2C धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। इट वाजंट ग्रोइंग एस्ट्रोनॉमिकली, इट वाज ग्रोइंग एट 20-25% ईयर ऑन ईयर। और लेकिन वो ग्रो प्रॉफिटेबली हो रहा था, क्योंकि हम मार्केटिंग में वो खर्चा नहीं कर रहे थे। Whoever was coming on easemytrip, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी बता रहा था easemytrip के बारे में, एंड was continuing using because convenience fees पे नहीं करनी पड़ी थी। तो we grew at moderate pace, 20-25% ईयर ऑन ईयर हो रहे थे, and we were happy. And thankfully we did not have VC money. अगर हमारे पास में VC मनी होता तो शायद वो 20-25% पर ईयर की ग्रोथ काफी नहीं होती। We would have been told to burn money on marketing, to spend a lot more money on marketing to grow faster. वो अमाउंट क्या था जो ग्रो हो रहा था? अमाउंट क्या था? सेल क्या थी? रेवेन्यू क्या था B2C का? B2C का रेवेन्यू पहले साल तो कुछ 8-9 करोड़ ही था, इससे ज्यादा था नहीं। रेवेन्यू नहीं, GMV 8-9 करोड़ थी। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ हो गई 15-20% पे। फ्रॉम FY16 ऑनवर्ड्स, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली देयर इज समथिंग मोर देन मैथ्स ओवर हियर। FY16 में 5 साल B2C ओपन होने के 5 साल के बाद में FY16 ऑनवर्ड्स हमारा B2C हर साल मोर देन 50% ग्रो किया एवरी ईयर। FY16 to 17, 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20. Every year it has grown by more than 50% year on year. Well, 20 to 21 हम नहीं बोलेंगे, 21 is a COVID year. But हर साल हमारा जो पहले जो 20-25% ग्रो हो रहा था वो एक्सट्रापोलेट होकर 50% पे आ गया। तो मुझे लगता है that customers were testing us कि क्या हम कन्वीनियंस फीस कभी चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे उनको। जब उन्होंने हमें कंसिस्टेंटली हर बार कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हुए देखा, then they started promoting us ferociously और हमारी ग्रोथ और तेजी से एक्सेंचुएट हो गई। कुछ टिपिंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं एक टिपिंग पॉइंट है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं बदली थी। Our strategy remain the same. अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करके चलूं तो क्या हो रहा है? एयरलाइन आपको 15% के आसपास दे रहा है।
कितना देता है? अगर हम 100 रुपए की टिकट बेचते हैं तो हमारा ग्रॉस मार्जिन 7 रुपए। वो 7 रुपए सारा एयरलाइन से नहीं आता है, उसके भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं। Some component comes from the airline, some component comes from the GDS, some components come from cancellation revenue, some components come from credit card incentives, and some component comes as convenience fees. There are certain cases in which we also charge convenience fees. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे सबको कि क्या क्या होता है? अगर 100 रुपए की हम टिकट बेचते हैं तो हमें 7-7.5 रुपए जो बचते हैं, कुछ तो एयरलाइन से कमीशन आता है, कुछ GDS से कमीशन आता है। GDS होता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि जिसको यूज करके हम टिकट्स बनाते हैं फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो वो हर टिकट पे हमें इंटरनेशनल प्लस एयर इंडिया प्लस एयर विस्तारा, सो एवरी टिकट दे पे एज सर्टेन डॉलर्स। वो डोमेस्टिक है तो $2.5 देते हैं, इंटरनेशनल है तो $4.5 देते हैं पर सेगमेंट, तो उनसे भी कुछ कमीशन आता है। थर्ड इज क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड इंसेंटिव्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें और आपने कोई कोड डाला है तो हमें क्रेडिट कार्ड से भी इंसेंटिव्स आते हैं उस केस के अंदर। फोर्थ इज अगर आप कार्ड यूज कर रहा हूँ और मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं तो आपको क्रेडिट कार्ड वाले भी कुछ देंगे? बिल नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं होता है। पहले तो आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करें तो क्रेडिट कार्ड वाले हमें चार्ज करते हैं सर्टेन पेमेंट गेटवे चार्जेस, वो तो है ही है फिक्स। पेमेंट गेटवे चार्जेस हमें पे करने पे करते हैं। बट अगर सपोज कर लीजिए आपने कोई कोड यूज किया है, जैसे EMT HDFC आपने कोड यूज किया है और आपने HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो उस केस में जितना भी आपको हमने डिस्काउंट दिया है वो जनरली आधा आधा किया जाता है। आधा हमारी तरफ से आता है, आधा क्रेडिट कार्ड की तरफ से आता है। तो उस केस के अंदर क्रेडिट कार्ड वाले हमें इंसेंटिव देते हैं। आपसे भी गेटवे चार्जेस 2% ही होता है, आपसे कम हो जाता है? मतलब इस सिचुएशन में पहुंच के पेमेंट गेटवे चार्जेस तो 0.7% है। ओके, 0.7 एवरेज, क्योंकि अब UPI आ गया ना, UPI तो ऑलमोस्ट फ्री है। तो पूरे GMV पे, जैसे हमने FY20 में 4,200 करोड़ का GMV किया था, टोटल बिजनेस 4,200 करोड़ का, तो उसका 0.7-0.8% पेमेंट गेटवे चार्जेस लगता है। ठीक है, आगे की ब्रेकेज और भी आप बता रहे थे? तो कुछ GDS से आता है, कुछ एयरलाइन से आता है, कुछ क्रेडिट कार्ड से आता है, कुछ कैंसिलेशन फीस आती है। अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो हम कैंसिलेशन सर्विस चार्ज लेते हैं जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, तो कुछ कमाई वहां से होती है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज बेसिकली वी डू चार्ज कन्वीनियंस फीस। अगर आप कोई डिस्काउंट कूपन यूज करो इस मैटर पे, तो अगर आप कोई डिस्काउंट कूपन यूज नहीं करें देन वी डोंट चार्ज यू कन्वीनियंस फीस, बट इफ यू आर यूजिंग अ डिस्काउंट कूपन देन वी चार्ज यू कन्वीनियंस फीस। तो यहाँ से भी कुछ कंपोनेंट आता है। टोटल मिला के 7-7.5% हमें मिलता है, जो इस साल बढ़ के अराउंड 8.9% हो गया है कोविड के दौरान। ये है रेवेन्यूज जो हमें एयरलाइन से कमाई के होते हैं। नाउ देयर आर एक्सपेंडिचर्स। हमारी ऐसी कंपनी के 4 ही एक्सपेंडिचर्स हैं। पहला एक्सपेंडिचर है कितना डिस्काउंट देते हैं हम कस्टमर को, दूसरा एक्सपेंडिचर है मार्केटिंग, तीसरा एम्प्लॉय और चौथा एडमिन एक्सपेंस। 4 ही टाइप के खर्चे होते हैं हमारी ऐसी कंपनी के। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारी कंपनी के खर्चे हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पीनट्स हैं। देखिए हम मार्केटिंग और डिस्काउंट ज़्यादा करते नहीं है क्योंकि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते। प्लस हमने अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा और अपने एडमिन एक्सपेंसेस बहुत टाइटली कंट्रोल कर रखे हैं। इतने टाइटली कंट्रोल कर रखे हैं कि हम बिना कन्वीनियंस फीस चार्ज किए भी प्रॉफिटेबल हैं, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर्स इवन आफ्टर चार्जिंग कन्वीनियंस फीस आर इन लॉसेस। तो वी आर इन हम एक वर्चुअस साइकिल में आ गए हैं। साइकिल ऐसी है कि हमारे खर्चे कम है, इसकी वजह से हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, और हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं इसकी वजह से हमें मार्केटिंग और डिस्काउंट कम करना पड़ता है। ठीक है, और डिस्काउंट और मार्केटिंग कम करते हैं, कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारी ग्रोथ वाया वर्ड ऑफ माउथ हो रही है। तो ये एक वर्चुअस साइकिल में है हमारी कंपनी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स दूं तो FY20 के अंदर हमने टोटल मिला के 27 करोड़ मार्केटिंग पे खर्चा किया था, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ आई थी 47%। हम 47% ग्रो हुए थे इन फ्रॉम FY19 टिल FY20, जबकि जो इंडस्ट्री लीडर हैं उन्होंने 1260 करोड़ खर्च किए थे और उनकी ग्रोथ आई थी अराउंड 20%। तो बेसिकली वन थिंग विच वी हैव लर्न्ड इज कि मार्केटिंग बजट्स और ग्रोथ का कोई कोरिलेशन होना जरूरी नहीं है, एंड द बेस्ट वे टू ग्रो इज वाया वर्ड ऑफ माउथ। देखिए, मैं टीवी पे आकर जोर जोर से डंका बजा बजा कर 100 बार बोल सकता हूँ कस्टमर्स को कि हम कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। कस्टमर क्या सोचेगा? कस्टमर सोचेगा कि यार ये कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करे, कुछ और चार्ज करे होंगे, इन्होंने कन्वीनियंस फीस नाम नहीं रखा होगा, ट्रांजैक्शन फीस नाम रखा होगा। तो पीपल डू नॉट रियली बिलीव मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स as much as they believe via word of mouth, their friends telling them। और उनके फ्रेंड्स अगर बोले कि यार ये कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करते, तो वहां पे कोई हिडन एजेंडा नहीं लगता। मैं अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो एक हिडन एजेंडा लग सकता है कस्टमर को।
So there is nothing like growing via word of mouth, and the company has reached this pace primarily because we have to thank all our users who have promoted EaseMyTrip day and night from wholeheartedness to tell their friends and family कि we don't charge convenience fees. किस किस के पास क्या क्या % शेयर है? So ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो फॉर एयर टिकट्स अगर आज 100 कस्टमर्स फ्लाई कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए 30 to 35 ने ऑफलाइन टिकट्स बुक किए विच इज वाया ट्रैवल एजेंट, एंड अराउंड 60 to 65 ने OTAs यूज किए या एयरलाइन यूज किए. तो उन 60 to 65 के अंदर अराउंड 10 से 15% तो एयरलाइंस यूज कर रहे होते हैं. तो लगभग अराउंड 50% मार्केट है OTA की मार्केट. हमारा ओवरऑल 100 में से अराउंड 7% मार्केट शेयर है इस टाइम. ठीक है. और बड़े प्लेयर्स की बात करके चले तो उनका कितना होगा? अगर मैं सिर्फ फोर्थ क्वार्टर कंपेयर करूंगा, फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY21, तो जो इंडस्ट्री लीडर है वो हमसे अराउंड 40 वो हमसे अराउंड 2.5 टाइम्स ज्यादा टिकट सेल करता है. तो अभी आप सिर्फ टिकट ही करते हो या और कुछ भी करते हो? नहीं, EaseMyTrip पे सारी सर्विसेज अवेलेबल है. वो वी स्टार्टेड एज अ टिकटिंग कंपनी, but starting FY16, hotels, bus, holidays, tours, packages, trains, everything is available. So we are a full-fledged OTA जहाँ पे आपको हर टाइप की सर्विसेज मिलेगी आपको, और हर जगह पे आपको कन्वीनियंस फीस पे नहीं करना पड़ेगा. हमारे कॉम्पिटिटर्स हर जगह पे कन्वीनियंस फीस छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट लेते हैं. हम किसी भी जगह पे कन्वीनियंस फीस नहीं लेते. वी वांट टू कंटिन्यू अवर ब्रांड इमेज, और आपको बाकी सारी सर्विसेज भी विदाउट पेइंग एनी कन्वीनियंस फीस मिलेंगी EaseMyTrip पर. अगर मैं बाकी सर्विसेज की बात करके चलूं तो उसमें किस तरीके से आपका चलता है? मतलब उसमें भी आपके पास कोई टाई अप है किसी के साथ में? वी आर अ टीम ऑफ अराउंड 370 पीपल, जहां पे हम होटल्स के साथ डायरेक्टली टाई अप भी करते हैं, प्लस हमारे पास में एग्रीगेटर्स भी हैं. प्लस EaseMyTrip ने एक छोटी छोटी सब्सिडरीज खोली हुई हैं. देयर इज वन सब्सिडरी इन लंदन, वन सब्सिडरी इन सिंगापुर, वन सब्सिडरी इन दुबई. जैसे जब भी इंडियंस वहां पे ट्रैवल करते हैं तो दे कैन यूटिलाइज दिस, यूजिंग दिस सब्सिडरीज वी कैन प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू अवर कस्टमर्स. ये सब्सिडीज में वी हैव 2 or 3 employees everywhere. These employees get us better rates on the holiday packages from over there, and these are the places where Indians travel most. दुबई, सिंगापुर. हम और भी सब्सिडीज खोल रहे हैं, थैंक्स टू कोविड और नहीं कर पाए. तो फिर IPO का रूट कब चुना? दिस इज बेसिकली स्टार्टिंग 2019. तब हमें लगा कि कंपनी किसी स्टेज पे पहुंच गई है एंड मे बी वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गेटिंग लिस्टेड. सी, हमने वो स्टेज पार कर लिया था कि हम किसी से ट्रेडिशनल VC फंडिंग लें. By then we had become third largest. Right now we are the second largest, but in FY19 we were the third largest OTA in India. So at that time, it was too late for us to raise any money from the VC, and we thought कि maybe we can go public. और हमें public जाने का काफी advantages दिखे. पहले तो at that time there was this thing where in order to go public you have to have a profitable balance sheet for the last 3 years. तो हमारी कंपनी की एग्जिस्ट करती थी, हमने हर साल प्रॉफिटेबल किया है. तो एक चीज़ हमारे लिए चेक ऑफ हो रहा था. दूसरा, हमें लग रहा था कि हमारा मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर बहुत कम है. व्हाट कुड बी एन ईजी राउट फॉर पीपल टू नो अबाउट EaseMyTrip विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट मोर मनी. तो हमने चूज किया दैट वी विल गो पब्लिक इन इंडिया, नॉट अब्रॉड. अगर हम NASDAQ में जाते, US में लिस्टिंग करते, तो शायद हमारी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा मिल जाती, क्योंकि वो एक इंटरनेट कंपनीज को बहुत अच्छे से समझते हैं. बट हमने चूज किया टू लिस्ट अवरसेल्व्स इन इंडिया, क्योंकि हमें ये बेनिफिट चाहिए था कि न्यूज टीवी के अंदर एक छोटा सा टिकर EaseMyTrip का चलता रहे, प्लस वेरियस न्यूज चैनल्स, वेरियस प्रिंट हमें कवर करते रहे, सो दैट हमें टेलमेंट मिले IPO से भी. तो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो पब्लिक. तो क्या प्रोसेस होता है एक अगर कंपनी को पब्लिक लिस्ट करना है तो? सी, प्रोसेस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको नटशेल में बताता हूं. तो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू अपॉइंट सम बैंकर्स हु विल बेसिकली मैनेज योर बुक्स, and then you have to also appoint lawyers. Lawyers basically has to be from 3 parties, one from our part, one from our side, one from the banker side, and one from the international side. There are 3 lawyers which you have to appoint, plus there are bunch of auditors and other things which you have to appoint. So they basically together we all come up with a DRHP document, draft red herring prospectus. इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये डॉक्यूमेंट एक तरह से आपकी कंपनी का बाइबल होता है. आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो किया, कैसे कैसे किया, जो आप प्रूफ दे सकते हैं किया आपने, भले ही 100 चीजें हो, लेकिन जिस चीज का प्रूफ नहीं दे सकते वो चीज इसमें नहीं आएगी. जिस चीज का आपने प्रूफ है आपके पास में, वो इसके अंदर डालते गए.
और आपने अपनी पूरी की पूरी कंपनी की बाइबल आपने बना दी। इट्स अ थिक डॉक्यूमेंट, 500-600 पेज का डॉक्यूमेंट जाके बनता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की आती है, थोड़े बहुत एक्सटर्नल रिसर्च कंपनीज के कमेंट्स होते हैं, एंड यू ट्राई टू टेल एवरीथिंग यू कैन वेदर इट इज गुड और बैड इन दैट DRHP डॉक्यूमेंट। नाउ वो डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है। वंस यू फाइल दैट डॉक्यूमेंट with the SEBI, your roadshow process starts. And the roadshow process is you start meeting investors. Now, these investors you are meeting, you are basically trying to get them in your anchor book. एक anchor book नाम की चीज होती है। So suppose कर लीजिए हमारा 510 करोड़ का IPO था, where we were raising 510 crores at the valuation of 2040 crores. तो we were diluting 25% of our stake. अच्छा, और ये हमारा एक सेकेंडरी IPO था, हमारा प्राइमरी IPO नहीं था। आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन दैट एज वेल। प्राइमरी IPO होता है जिसमें फंड्स जो जाते हैं कंपनी के पास में कंपनी की ग्रोथ के लिए, और सेकेंडरी IPO होता है जिसके अंदर प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा हो एंड द मनी कम्स टू द प्रमोटर। हमारे सेकेंडरी IPO था क्योंकि हमारी कंपनी वैसे ही भी कैश रिच थी। बाय December 2020 वी हैड 208 करोड़ सिटिंग इन अवर बैंक, इन द कंपनीज बैंक अकाउंट। तो कंपनी वाज कैश रिच, कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं थी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ अच्छी चल रही थी। तो दिस वाज अ सेकेंडरी IPO वेयर वी सोल्ड अवर ओन शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स। तो फिर क्या हुआ? IPO प्रोसेस शुरू हुआ। IPO प्रोसेस में वी मेट अबाउट 70 ऑड इन्वेस्टर्स, जो कि ट्रेडिशनल इनको QIBs कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल फंड्स, QIBs कहते हैं। नाउ वी मेट अराउंड 70 ऑफ देम, ऑफ विच 47 हर एक के साथ में एक 1.5-2 घंटे की मीटिंग होती थी, फॉलो अप राउंड्स होते थे। इट वाज अ वेरी वेरी लेबोरियस प्रोसेस। आप ये समझ लीजिए कि पूरे दिन भर 8-9 मीटिंग्स होती थी, और ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट 1 महीना चला ये पूरा प्रोसेस। और ये कंपनी के डायरेक्टर्स को ही करना है या फिर आप कोई थर्ड पार्टी बंदा रखते हो उसके लिए? नहीं, हम खुद ही थे। आई वॉज द वन रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, और खुद ही करना था। तो पूरा 1 महीना आप ये समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बताते बताते निकल गया, और in which eventually we got around 47 QIBs who wanted to participate and become our anchors. So 70 में से 47 we got excited, लेकिन हम 47 में से हमें सिर्फ 15 चूज करना था। ये SEBI की रूल्स के अंदर आता है, under which you can only have 15 QIBs। तो हमें बाकियों को मना करना पड़ गया, बाकी 32 को मना करना पड़ गया, और हमने 15 सिलेक्ट की टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज कि हमें किसको सिलेक्ट करना है, whom we want to make as our long time partner। तो ये QIB जो होते हैं ये अराउंड 45% ऑफ योर IPO पहले ही कमिट कर देते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दिस एंकर इज दैट दीज पीपल कैन नॉट सेल द शेयर्स फॉर एटलीस्ट 1 month ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द IPO। फिर रिटेल आपके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये QIB का प्रोसेस SEBI ने इसलिए रखा है कि कुछ क्वालिफाइड लोग हैं, अगर वो इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है तो मेरे रिटेल वालों को भी लगाने में मुझे तकलीफ नहीं आएगी। SEBI इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। SEBI का इंटरेस्ट रिटेल वालों को प्रोटेक्ट करने का है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रोसेस बनाया हुआ है। तो हमारा IPO लॉन्च हुआ था 8 मार्च को, और 3 दिन का IPO लॉन्च डेट, 3 दिन का IPO डेट होता है 8th, 9th and 10th को। बाय द 10th इवनिंग हमारा IPO वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 159 टाइम्स। हमें टोटल 510 करोड़ रेज करने थे, और टोटल रेज हो गए थे 49,000 करोड़, समथिंग अराउंड दैट। तो it was considered as second or third best IPO of a decade। इतना इंटरेस्ट आया था, एंड आई थिंक प्राइमरीली रीजन जो आए थे वो रीजन ये थे कि इट्स एन इंटरनेट कंपनी विच इज मेकिंग कैश, ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, डज नॉट हैव एनी डेट ऑन द बुक। तो इस टाइप की इंटरनेट कंपनी बहुत अनर्ड है, राइट? ज्यादातर इंटरनेट कंपनीज कीप रेजिंग मनी, कीप बर्निंग मनी टू अटेन प्रॉफिटेबिलिटी वन डे। तो हमारी स्टोरी बहुत अलग थी, और आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस हमारा IPO का जो सब्सक्रिप्शन था वो ब्लॉकबस्टर था। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे डिसाइड हुई कि कितने रुपए में हम शेयर रखेंगे, क्या होगा? सी टू बी ऑनेस्ट, ये सारा बैंकर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। इसमें हमने कहीं पे भी कुछ सोचा नहीं, कुछ डिसाइड नहीं किया। इट वाज डिसाइडेड बाय द बैंकर्स एंड द इन्वेस्टर्स। हमें पता था कि हमारा थोड़ा अंडर वैल्यू है ये अमाउंट, बट वी वर ओके, क्योंकि देखिए हमारे पास में वैसे भी 100% था, तो सिर्फ 25% मार्केट में जा रहा है, 75% तो अभी भी हमारे पास में। तो हमें पता था कि जो भी वैल्यू अपसाइड आने वाली है, जैसे भी हमारा अगर शेयर का प्राइस हम इफ वी आर अंडर वैल्यू आवर शेयर, तो इट्स ओके, क्योंकि 75% तो अभी भी हमारे पास में। तो वी विल गेट दैट वैल्यू सून और लेटर, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दिस I think touchwood we have had a good run,
and our IPO is doing pretty well since IPO. ठीक है, तो मैं एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए सबको भी बताना चाहूंगा और आपसे भी इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने क्या किया। आपने तीनों जो को फाउंडर्स थे, तीनों ने अपने 25% बेच दिए एक तरह से मार्केट के अंदर, लोगों ने उसको खरीदा और उसका रेट बढ़ गया और जो पैसा आया वो आप तीनों के अकाउंट में आया, ऐसा कुछ हुआ? That is correct. ठीक है, वो तीनों आपके अकाउंट में आया और अब कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है तो ओवरऑल आपके 75% पे भी फर्क पड़ता है उसका, जो हम नेटवर्थ की बात करके चलते हैं, है ना। तो अब जैसे कि मान के चलते हैं, आपने बोला ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ फिर? पैसे कैसे मिलते हैं मतलब? ये बेसिकली पूरा सेबी गवर्न करता है, इसके अंदर हमारा कहीं कोई हाथ नहीं होता है, पूरा सेबी का प्रोसेस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, आपने 100 शेयर बेचने थे 100 रुपए ईच पे, तो मार्केट से आपको 10,000 रुपए मिलना था एग्जांपल के लिए। अब वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपको मार्केट से 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। अब क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा या 10,000 ही मिलेगा? हमें 10,000 ही मिलेगा, मार्केट में लोगों को पैसा वापस चला जाएगा। जिनको नहीं पता, शेयर बेसिकली लॉट के अंदर मिलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स में मिलते हैं और आपको स्पेसिफिक लॉट ही ले सकते हो। मतलब एक लॉट मान लो 100 शेयर का है तो आपको एक शेयर लेना है, मतलब एक लॉट लेना है और आपने 10 लॉट ले लिए। हो सकता है आपको 10 के 10 मिल रहा है, हो सकता है एक भी ना मिले। तो जैसे ये बता रहे हैं 156 टाइम्स हुआ था आपका ओवर सब्सक्राइब, 159 टाइम्स 159 टाइम्स हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको कुछ भी नहीं मिला होगा, तो देखा रेट्स चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, फिर आईपीओ निकला, आपके पास वो पैसा आ गया, आपके पास वो पैसा आ गया, क्या उस पैसों से आप फिर से शेयर अपने खुद के खरीद सकते हो? नहीं, नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग। As per the SEBI policies, you cannot buy or sell your shares for the next 1 year. हम अपने जो 75% शेयर हैं वो भी नहीं बेच सकते। नहीं, और अगर आपको खरीदना हो मार्केट से वापसी? नहीं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं आपके शेयर्स की बात करके चलूं तो पिछले साल मार्च के आसपास क्रैश आया, उस टाइम आपका रेट नीचे गया, फिर रिकवरी आई। आपको अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है, लोगों को नहीं है, आपको तो है, आपके पास फंड्स पड़े हैं। जैसे मान के चलते हैं आपने 510 करोड़ को रेज किया, हम शेयर नहीं खरीद सकते। सेबी का रूल है कि वी आवर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नोबडी कैन बाय आवर शेयर्स। ओके, कभी भी, मतलब अगर हमको खरीदने की जरूरत भी पड़े, मार्केट खराब हो रही है पर हमको जरूरत है, तो उसके लिए कंपनी बायबैक कर सकती है, बट मुझे उसके बारे में टू बी ऑनेस्ट अभी तक डिटेल में पता नहीं है। अभी तक आपने किया नहीं? अभी तक हमने किया नहीं, करेक्ट। तो उस चीज की अभी मुझे नॉलेज नहीं। ठीक है, तो ये जो आजकल नेटवर्थ वाला सीन चल रहा है, इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, अभी आपकी कंपनी की करंट वैल्यूएशन क्या होगी लमसम अगर मान के चले तो? अभी फिलहाल मेरे ख्याल से 4,000 करोड़ है करंट शेयर्स के हिसाब से। 2,000 करोड़ पे हमने लॉन्च किया था, अभी अराउंड 4,000 करोड़ है। तो अगर मान के चलूं तो आपकी खुद की नेटवर्थ 1200-1300 करोड़ से ऊपर की है, सिर्फ कंपनी की बात करके, कंपनी से अगर निकाल के। मैं फैमिली की बात करूंगा तो फैमिली वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और एज अ जॉइंट फैमिली हमारी नेटवर्क जितने की आपको यू कैन डू द मैथ्स, 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ प्लस जो आपने 500 करोड़ रेस किया था, प्लस जो भी बाहर से कुछ और इन्वेस्टमेंट करके आया होगा वो आया होगा, है ना? आई गेस यू कैन से सो। ठीक है, तो आपका क्या मानना है कि असली में आपके हाथ में ये पैसा है या फिर नहीं है? लॉजिकली ये पैसा आपके हाथ में नहीं है, वो 75% तो मार्केट में पड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। करेक्ट, सो वी कैन नॉट सेल दैट शेयर फॉर अबाउट अ ईयर। 1 साल का लॉक इन है, उसके बाद बेच सकते हैं, और हम बेच सकते हैं, लेकिन हमारा कोई इंटेंशन भी नहीं है बेचने का शेयर। जैसे आज के टाइम पे हम सब कहते हैं ना, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लॉजिकली देखा जाए उनके पास उतना पैसा अभी है नहीं, उतने के शेयर्स हैं उनके पास। करेक्ट। See, but there is a difference. ये वो प्राइवेट शेयर्स होते हैं जनरली, और ये पब्लिक शेयर्स हैं। तो जब आपने कंपनी शुरू करी थी तो सैलरी कैसे ले रहे थे? कुछ भी नहीं ले रहे थे स्टार्टिंग में, पूरा बूटस्ट्रैप कर रहे थे? हाँ, तो आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के 7-8 साल तो हमने सैलरीज ली नहीं कंपनी के अंदर। तो सर्वाइव कैसे कर रहे थे? Well, we took some loans, हमने कुछ लोन्स भी लिए थे, और ये समझ लीजिए कि स्टार्टिंग के अंदर 7-8 साल तक तो आवर सैलरीज वर इट वाज वेरी नेग्लिजिबल। मैं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, बट बहुत कम सैलरीज थी, एक रेगुलर घर खर्च चल जाए उतनी सैलरी थी। लास्ट के 2-3 साल में हमने थोड़ी सैलरीज अपनी बढ़ा ली थी, क्योंकि कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल थी और कंपनी में काफ़ी कैश था। तो आपका क्या लगता है कि कितना सैलरी लेनी चाहिए एक कंपनी के फाउंडर को? क्या बेस्ड ऑन वैल्यूएशन लेनी चाहिए या बेस्ड ऑन उसके कितनी औकात है, मतलब उसका स्किल सेट कितना है, वैसा लेना चाहिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज हेल्थ। हमारी कंपनी 30-40 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट बना रही थी, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते थे कि हमें कितनी सैलरी लेनी है।
और हमारी कंपनी को कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं थी. इट्स एन ऑनलाइन थिंग. कोई कैपेक्स तो जो सिस्टम में लग गया पैसा, कोई कैपेक्स की जरूरत है नहीं. और टू बी ऑनेस्ट, एज लॉन्ग एज यूर प्राइवेट, यू नॉट आंसरेबल टू एनीबडी कि आप कितनी सैलरी ले रहे हो. बट सिंस वी हैव बिकम पब्लिक, हमने अपनी सैलरीज कम कर दी. ठीक है, क्या बताओगे आप, नंबर बताओगे? पहले कितने लेते थे, बाद में कितने? ऑलमोस्ट 70% गिरा दी. Between three of us, I think our salaries were put together 7 crores a year. Between three of us, 7 crores a year. Now it is around 3 crores. हाँ, now it is 3 crores a year. और जो अभी खबरें निकल के आई थी कि एक स्टार्टअप के फाउंडर जिनकी कंपनी 1000 करोड़ प्रॉफिट कमा रही है, तो उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है. प्राइवेट कंपनी है और वहां पे वो 100 करोड़ रुपया ईयर की सैलरी लेंगे. तो आपको ये चीज जस्टिफाइड लगती है? हाँ, मैंने एज लॉन्ग एज इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वी आर नोबडी टू कमांड कि आपको कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए. दे आर नॉट आंसरेबल. इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी. इट्स अनदर वंडरफुल कंपनी. यू आर टॉकिंग अबाउट Zerodha. वी एस्पायर टू देम. They are, we are somewhat like, we believe we are somewhat like them. So they are profitable, they are growing, and it's up to them. वो कितनी भी salary लें, market cannot decide what founder's salary should be. If it's a private limited company, founder has all the rights to decide. अगर हम डिविडेंड की बात करके चले तो आप डिविडेंड लेते हो, मतलब निकाल रहे हो अभी तक? So हमने अभी भी शुरू की है डिविडेंड पॉलिसी. Basically, we have given an interim dividend to all our shareholders. ये जब आप डिविडेंड देते तो यू कैन नॉट डिसाइड कि किसको देना है किसको नहीं देना. जितने शेयर होल्डर्स हैं सबको जाएगा, उसी प्रोपोर्शनेट में जाएगा जितने उनके पास में शेयर्स है. तो इट्स बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट पर शेयर. तो वी हैव रिसेंटली अनाउंस्ड द डिविडेंड पॉलिसी. ये ज़रूरी होता है कंपनीज के लिए, स्पेशली एक पब्लिक कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आपके पास में फ्री कैश एक्स्ट्रा बढ़ता जा रहा है कंपनी के अंदर, तो आपका ROC ही खराब होता जाएगा. कंपनी के अंदर कैश रिजर्व अगर बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी का ROC गिरता जाता है. तो इसलिए कंपनी को या तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ या डिविडेंड जैसे चैनल इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश रिजर्व्स भी ना हो जाए. ठीक है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड होता है कि कितना देना चाहिए डिविडेंड, क्या करना चाहिए? मैं इंडस्ट्री के हिसाब से बता सकता हूँ. हमने अभी अपनी डिविडेंड पॉलिसी बनाई नहीं है, बट इंडस्ट्री डिपेंड करती है. अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी हैं तो जनरली आप बिटवीन 15% to 30% ऑफ योर प्रॉफिट आप डिविडेंड में दे देते हैं. योर प्रॉफिटेबल कंपनी. अगर आप कंफर्टेबल, अगर आपको केपेक्स में पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आपको वो पैसा चाहिए कंपनी को और बढ़ाने के लिए तो अलग बात है. बट अगर आपको केपेक्स में जरूरत नहीं है तो 10 to 15% to 30% तक लोग डिविडेंड दे देते हैं. और वो पैसा आता कैसे है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास में? जैसे कि मान के चलते हैं मैंने आपके 1 लाख रुपए के शेयर ले रखे हैं और आप मुझे 20,000 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो वो कैसे आएगा? आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा सीधा. आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएगा. तो चलो अब मैं आपको एक छोटा सा एक गेम खेलता हूँ आपके साथ में. तो पिछले 2 साल पहले मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया था बाली. तो मैंने भी एक ट्रैवल बुकिंग सर्विसेज से अपना पैकेज लिया था. वहां जाके मुझे जो कमिट किया गया था वो नहीं मिला. तो मुझे भी वही सीन हुआ कि मेरे को भी गुस्सा आ गया. मैंने कहा यार ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है. और मैं थोड़ा सा सेल्स में अच्छा हूँ, बातें करने में ठीक हूँ. तो जो गाड़ी में हमारे साथ था ड्राइवर, मैंने उससे बातों बातों में पूरा समझा कि चीजें चलती कैसे है. तो उसने मुझे बोला कि बाली का एक एजेंट होता है और एक दिल्ली का एजेंट होता है. दिल्ली का एजेंट बाली वाले को ऑर्डर देता है और वो जो दिल्ली वाला जो एजेंट है, दिल्ली वाला एजेंट एग्रीगेटर पे जुड़ा हुआ है, एग्रीगेटर को वो कमीशन देता है. इस तरीके से चलता है. मैंने कहा यार तो 3 पार्टीज जुड़ गई बीच में, तो रेट तो वैसे ही बढ़ गया. कई बार मल्टीपल पार्टी जुड़ती है और ये थोड़ा बहुत बाय लॉ भी है. अगर कोई इंडिया में एजेंट बैठा है तो उसको वहाँ के एक लोकल एजेंट के साथ काम करना पड़ेगा. अगर सी बेसिकली फॉर योर हॉलीडे देयर आर मल्टीपल पार्ट्स विच वन पर्सन हैज टू टेक केयर. आपकी फ्लाइट, आपका होटल, आपका ट्रांसफर फ्रॉम एयरपोर्ट टू योर होटल एंड होटल बैक टू द एयरपोर्ट, योर साइट सीन्स एंड योर मील्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें बीच में जुड़ जाती हैं और इन सबको मिलाकर एक पैकेज बनता है जो आपने कहीं से परचेज किया. तो इसके अंदर भी मल्टीपल मोडालिटीज़ होती हैं. काफ़ी कंपनी, जैसे अगर आप एक रेगुलर ट्रैवल एजेंट से बात करेंगे तो रेगुलर ट्रैवल एजेंट की रीच शायद बाली के एजेंट्स के पास ना हो, तो हमारी जैसी कंपनी के पास में आएगा, हमें बोलेगा कि भाई मेरा एक कस्टमर है जिसके लिए बाली का पैकेज बनाना है. अब जैसे कि सिंगापुर, लंदन और दुबई में तो मेरी अपनी टीम्स हैं, मैंने वहाँ पे एक लोकल ट्रैवल एजेंसी खोल ली है टू गेट रेट्स. बट जैसे बाली में मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी नहीं है, तो मैं वहाँ के किसी एक अच्छे ट्रैवल एजेंट से पूरा पैकेज बनवाऊँगा. वो पैकेज के ऊपर अपना 5 to 10% मार्कअप रखेगा
फिर वो पैकेज मैं अपना 5 to 10% मार्केट रखकर ट्रैवल एजेंट को दूंगा और ट्रैवल एजेंट अपना 5 to 10% मार्केट रखकर आपको दूंगा। लॉजिकली 60% हो गया, लॉजिकली 30-35% होगा मार्केट जो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर मैंने क्या किया। मैंने वो जो गाड़ी में बंदा जा रहा था, मैंने उसको पटा लिया और मैंने उसको मोटिवेट किया। मैं कहा भाई गाड़ी किसकी है? उसने कहा मेरी गाड़ी है। मैं कहा क्या सपना है? गाड़ी चलानी जिंदगी भर, क्या करना है? कह रहा अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी खोलनी है। इनकी कंपनी का मैं ही एक तरह से सब कुछ चला रहा हूँ, ये तो बस फोन कर देते हैं यहाँ चले जाओ, इस ड्राइवर को देख लो, उस ड्राइवर को देख लो। तो मेरा काम है डिजिटल मार्केटिंग का, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ये भी चल रहा था कि साइड बिजनेस भी क्रिएट करते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो मैं दिल्ली आया, ठीक है, मैंने अपनी टीम को काम पे लगाया और हमने एक वेबसाइट बनाई balichalo.com। अरे वेरी नाइस। ठीक है, तो उसी एजेंट को हमने काम दे दिया, मतलब उसको अपना एक तरह से ट्रेवल पार्टनर बना लिया। फ्लाइट्स हम ऑफर नहीं कर रहे थे क्योंकि फ्लाइट्स का मुझे लगा कि गिचमिच है। जैसे अभी आप बता रहे हो कि आपको एक फ्लाइट वाले को फिक्स पैसा देना पड़ता है बुक कुछ करवाने के लिए, अब वो क्लियर करोगे कैसे होता है वो? नहीं, फ्लाइट वाले को मुझे फिक्स पैसा नहीं देना होता है। फ्लाइट में सिस्टम ऐसा होता है कि अगर आपने, हमारे पास में APIs डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है एयरलाइंस की। अब अगर आपने कोई फ्लाइट हमारी वेबसाइट पे देखी तो रेट्स एयरलाइन से ही आ रहे हैं। अगर आपको कोई प्राइस अच्छा लगा तो आपने पेमेंट हमें करी, हमारे पास पेमेंट आने के बाद में हमने एयरलाइंस को पेमेंट करी और एयरलाइंस ने टिकट इशू करके हमें दी, हमने टिकट इशू करके आपको दी। टाइम की गैप की वजह से कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाए तो एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर दिया। अब क्या हुआ, मेरा कस्टमर आया, उसने देखा भाई इतने रुपए की टिकट है, उसने बुक कर दी मेरे से, मेरे पास पैसा आ गया। अब मेरे पेमेंट गेटवे से मेरे पास आते हुए वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं है, मुझे लग गया एक दिन। नहीं, जनरली इतना टाइम नहीं लगता। ये सब नैनो सेकंड्स में बनता है। आपसे जैसे ही पेमेंट मुझे आई तो पेमेंट गेटवे से इमीडिएटली कंफर्मेशन आ जाती है विद इन नैनो सेकंड, और इमीडिएटली मेरी रिक्वेस्ट एयरलाइंस को हिट कर देती है। एयरलाइंस की APIs के ऊपर टिकट बना लेती है। तो वन इन अ मिलियन केस होता है जिसके अंदर प्राइस चेंज हो जाता है। उस केस के अंदर वी ऑनर द कस्टमर। ओके, ठीक है, मतलब मैं बेसिकली यही पूछ रहा था। तो आपके हिसाब से ये जो माइक्रो ट्रेवल एजेंसी बिजनेस कैसा है कि एक ही जगह का स्पेशलिस्ट बना जाए, ना कि सब जगह पे घूमने की जरूरत है? नहीं, आप काफी एंटरप्रेन्योरल है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये बिजनेस आपका खूब अच्छा चले। बट मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, OTAs चल ही इसीलिए रहे हैं कि कस्टमर्स को 10 जगह जाने की हैबिट नहीं है। They want to come one place and buy whatever related to travel they can from that particular place. चाहे वो बाली का पैकेज बनाना चाह रहा हो, चाहे जिम्बाब्वे का, चाहे US का, चाहे वो सिर्फ फ्लाइट चाह रहा हो, चाहे वो बस चाह रहा हो। And this is why an online travel aggregator exists. We are an aggregator in ourselves, right? In the name itself, we are an online travel aggregator. तो हमें मल्टीपल टीम्स बनानी पड़ती हैं जो हर एक एरिया का स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मेरे हॉलीडे डिपार्टमेंट में एक बाली का स्पेशलिस्ट है। मेरे हॉलीडे डिपार्टमेंट जितनी भी बाली की क्वेरीज आती है, जो वो 2-3 लोगों की टीम है बाली की, दे हैंडल इट एंड दे डील विद द ट्रैवल एजेंट ओवर देयर एंड वर्क अलोंग विद देम। तो बाय लॉ यू हैव टू डील विद द ट्रैवल एजेंट और क्रिएट योर ओन ट्रैवल एजेंसी इन द थर्ड कंट्री, तभी आप वहां से काम कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम आ गए अपने फन क्विज के ऊपर, जहां पे मैं आपसे रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछूंगा बैक टू बैक। कुछ सोचना नहीं है, सीधा आंसर देना है, डिप्लोमेटिक नहीं बनना। मतलब मेरे को 2 ऑप्शन दूंगा, एक देना है, बात खत्म। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वो चीज आपने क्यों चुनी है। मैं कोशिश करूंगा जितना दे सकूं दूं। हाँ, देयर आर सर्टेन सेबी गाइडलाइंस बिकॉज ऑफ व्हिच हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना दे पाऊं, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। नहीं, वैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड्रॉइड और iOS, फंडिंग और बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप। एंजल और वेंचर? एंजल। डेट और इक्विटी? इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। फेम और मनी? नीदर। क्या चाहिए फिर इसके लिए? Just be content, being happy, being content, doing good work. लव और अरेंज? Arrange. कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? Customization. डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस? Domestic. वेज और नॉन वेज? Veg. B2B और B2C? B2C. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? Profitability. लार्ज टीम और स्मॉल टीम? A large team broken up into small teams. ओनिंग और रेंटिंग? Renting. आउटसाइड फूड वर्सेस होममेड? Both. अब तो लॉकडाउन के चक्कर में तलब ज्यादा मचने लग गई है बाहर का खाना खाने की। बहुत टाइम से खाया नहीं है। अभी नहीं बोल सकते कि नहीं खाना चाह रहे बाहर का। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? Formal education till you graduate and then self-taught afterwards. परफेक्ट हॉलीडे
कहाँ पे है आपका, घर पे या फिर कहीं बाहर जाना? Perfect holiday is the time, the quality time you spend with family and friends. कहीं पे भी हो. बेस्ट फूड एवर? So in Germany, somehow Germany has a lot of Indian restaurants, and I think I've spoken to quite a few people who have been in Germany, and they all think that the best Indian food ever is in Germany, including even in India. And I agree to that thought process. जर्मनी में कहाँ पे, कोई अगर कोई जगह बताओ तो? In Berlin itself, there are about 120 Indian restaurants. Apparently, Germans love Indian food. And, I've tried it 7 or 8 places, and every time, I loved it. I thought that the Indian food which I'm eating in Germany is better than the Indian food I eat in India. क्या कोई डिश बताओगे, बेस्ट आपकी फेवरेट डिश वहाँ की? In general, the food is good, but there's no favorite dish as such. फेवरेट मूवी? Favorite movie, Shawshank Redemption. क्या अच्छा लगा था उसमें? Well, the entire story was super inspiring, where this person, he continues to work towards attaining his freedom, and eventually he gets it. So, the entire storyline is very inspiring. Best startup in India? अपना नाम नहीं लेना है. I think Zerodha. Zerodha, they are doing an amazing job. They are showing the entire industry that you don't need VC money to grow and become highly profitable. I really admire both the brothers. Morning person हो आप या फिर night owl? I am more of a night owl. I wish I was a morning person. I usually sleep at 3:30 a.m. and I get up at 9. I wish to change this about myself. 5 favorite books आपकी कोई भी? Well, recently I'll tell you that the ones I'm reading recently. Ikigai is one book which I'm reading right now. Basically, it talks about how to live a long and healthy life, and it talks a lot about Lego therapies and stuff. So that's the book I'm reading. There's another book which I'm reading right now is The Subtle Art of Not Giving a Fuck, and I think it's a very, very good book to understand that how much our ego is only hindering our thought processes. But otherwise there's so many books which I've read. These are the ones I'm reading right now. They're coming on top of my mind. तो आप डेस्टिनी बिलीवर हो या फिर फ्री चॉइस? I really think that only very recently I've started becoming a little bit of spiritual. Earlier I thought of myself as an atheist, but very recently, since last 7 weeks, every Saturday I'm spending at least 2.5 hours on Gita to understand what all it says. And on the basis of that, I've come to realization that you cannot find God in all the logical answers. It was written in the Gita. The Gita itself said, the Krishna said to Arjun that once Atma meets the 5 senses and 5 earthly belongings. 5 earthly belongings is Hava, Pani, Jal, Vayu and space. Then the Atma cannot understand Paramatma. Only when Atma leaves the 5 senses and 5 earthly things can Atma understand Paramatma. तो जो क्वेश्चन मुझे सालों से आया है कि हम लॉजिकली भगवान को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं अगर वो हैं तो उसका जवाब 5000 साल पहले ही गीता में मिल गया था, दे दिया था कृष्ण भगवान ने कि ये तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं. जब आत्मा इन 5 इंद्रियों में और 5 अर्थ की चीज़ों में लिप्त हो जाएगी तो उसको परमात्मा नहीं दिखेगा उस टाइम पर. तो आई थिंक दैट देयर इज सम इवेंचुअल प्लान, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री विल फॉर यू टू एंश्योर दैट हैपेंस. आपकी हॉबी क्या है? Well, अभी तो I am spending a lot of time in meditation. I used to gym a lot. घर में gym बना लिया था, but very recently I have started having an unlearned nerve syndrome because of which my right hand is pain. So I'm not able to do a lot of gymming. But otherwise, I play chess. I think I spend almost about half an hour every day on playing chess. I spend half an hour in meditating. I watch very few selected movies. I rarely watch series because I think it ends up consuming a lot of time. So I've pretty disciplined myself to watch one movie every Friday night. But that's about it. अगर आपके पास टाइम ट्रैवल मशीन आ जाए तो आप क्या करोगे? I would want to meet Thomas Edison, and I would want to see how is he being so. How does he have so much of perseverance to keep trying, inventing that bulb which he invented after multiple failures, right? I would want to be his apprentice for 5-6 months and take all that positivity from him to not to give up and continue after failure and failure and failure
and then be prepared to tell him कि बस अब होने वाला है. I also helping him because I know what's going to happen, and you know just help him out because I can understand and I can probably relate to the pain he must be feeling through after having multiples of failures and finally inventing. And you know, I think you know that was one of the biggest inventions for the humankind, right? To have electricity and to have a light bulb for yourself. So I think if I could contribute and help him ease off his pain, that'd be great. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला, सभी को मिला. तो मुझे तो बहुत कुछ, खासकर मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए अपने. तो आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहोगे? सी टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो अभी हमने बहुत कुछ किया है कि हम ज़रा एडवाइस दे पाएँ. देयर इज स्टिल सो मच मोर टू बी डन. बट अगर मैं कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूँगा आपके ऑडियंस के साथ में, तो वन ऑफ देम विल बी दैट आई हैव ऑलवेज बीन लिटिल बिट मोर क्यूरियस देन कॉशियस एंड इट हैज़ सर्व मी वेल. कि लाइफ में छोटे मैंने एक्सपेरिमेंट्स मैंने बहुत किए हैं विद इन ईज माई ट्रिप, आउटसाइड ईज माई ट्रिप, एंड you know 90% of the time those experiments fail. But to be honest, real learning comes in failure, not in success. See, success is a very lousy teacher. अगर आपको एक बार success मिल जाता है ना, तो you just want to repeat, do the same thing over the period of years. आप वही चीज़ बार करते रहना चाहते हैं to continue your success. But when you are failing, that is the time you actually start thinking to keep trying different things. So you know, I think that being curious allows you to fail, and in those failures you get multiple learnings, and then once a while you get a winner which changes everything for you. So that is one thing as one of the learnings I'd like to share. The other is you know, I really think that sometimes you have to take the leap of faith first, and trust part comes later. You know, you say this gut feeling, right? That I have a gut feeling, I have a very strong intuition. Now, intuition usually can lead to a very huge amount of efficiency कि आपने वो सारा प्रोसेस नहीं किया जिसके बाद में फाइनली वो आउटकम आता बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन. एंड इंट्यूशन कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज कि आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे थे. बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन यू वेंट टू अ कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ द विजडम इज बेसिकली नोइंग at what time your intuition is right and what time your intuition might not be right, and judging it. That is what the wisdom is. To judge your intuition and let go of your intuition sometimes कि नहीं यार, this is going to take a lot of time wastage, this might not be the actual outcome which we want to envisage 2 months 3 months down the line. So you know, just being very carefully, and if you can take some hints from your intuition and try to do a very small experiment to see if your intuition is right or wrong, and judge it very quickly to either go with it or not. बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं. अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे तो लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं.